फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रो कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो जैसा कि अपन ने पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर एसक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो आज अपन एसक्यूएल के बारे में कुछ और टॉपिक्स कवर करते हैं। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है फंक्शन। ओके, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक्चुअली एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ओके, फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पास भी कर सकते हैं और पैरामीटर ना भी पास करें तो भी वो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो आज अपन देखते हैं कि अपन एसक्यूएल के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, क्रिएट फंक्शन शो डेटा बाय आईडी। ओके, इसके अंदर मान लीजिए आपने एक पैरामीटर पास किया, इंटीजर। ओके, अभी आप इसमें लिखेंगे बिगिन और एंड। बिगिन और एंड जो है ये ऑप्शनल ब्लॉक है और ये बताते हैं कि आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ख़त्म हुआ। आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, पर बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो यही मानी जाती है कि आप जब भी स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन कुछ लिखें तो बिगिन और एंड ब्लॉक यूज़ करें। ओके, तो इसमें मैं अभी क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id इक्वल टू @id। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है इसमें आप जो भी आईडी पास करेंगे तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर से आपको वो डेटा निकाल के देगा जिसकी आईडी जो आपने पास की है वो। यहाँ पर आईडी पैरामीटर है, ये अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो अपन ने इस फंक्शन को बताया है कि आपको ये काम परफॉर्म करना है अगर मैं आपको ये आईडी पास करूँ तो। ओके, तो ये हो गया अपना फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर भी एक तरह का फंक्शन ही है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि स्टोर प्रोसीजर को आप सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो सेव की हुई स्टोर प्रोसीजर को आप जब भी कॉल करते हैं तो वो आपको सेम आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो अपन देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। ओके, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम ओके, अभी इसके अंदर मैं एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ, आईडी जो है इंटीजर टाइप का। उसके बाद अपन लिखते हैं बिगिन एंड तो ये अपना स्टोर प्रोसीजर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं। उसके बाद अपन 2 टॉपिक और देखते हैं, ट्रिगर और कर्सर। ट्रिगर और कर्सर क्या होते हैं? एक्चुअली ट्रिगर और कर्सर जो है, ट्रिगर एक्चुअली क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले या बाद में अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो आप उस केस में ट्रिगर काम में ले सकते हैं। मान लीजिए आपने डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाया हुआ है और आपने एक ऐसा ट्रिगर बनाया है कि डेटाबेस में जब भी इंसर्ट हो कोई रिकॉर्ड तो इस टेबल के अंदर एंट्री चली जानी चाहिए, या डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट होता हो तो इस टेबल में एंट्री चली जानी चाहिए, या आपने कोई रो डिलीट की तो उसको ट्रैक करने के लिए आप किसी अलग टेबल में एंट्री करवाना चाहते हैं तो आप ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। ओके, कर्सर जो है वो एक तरह का फंक्शन ही होता है। कर्सर के अंदर आप
के पास जो डेटा आता है क्वेरी के थ्रू सिलेक्ट होके, आप उस डेटा के ऊपर लूप चला सकते हैं कर्सर के द्वारा। तो एसक्यूएल के अंदर जो कर्सर है वो इसी काम आता है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं जॉइंस। तो एसक्यूएल के अंदर जो जॉइंस है वो एक से ज़्यादा टेबल से अगर आप डेटा रिट्राइव करना चाहते हैं तो उसके अंदर ज्वाइन काम आता है। ओके, तो एसक्यूएल के अंदर ज्वाइन मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन। ओके, तो अभी अपन तीनों टाइप के ज्वाइन को एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए अपने पास ये 2 टेबल है ए और बी। ओके, तो अगर आप लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ करते हैं तो जो ए टेबल है उसका पूरा डेटा प्लस जो दोनों के बीच कॉमन डेटा है वो आएगा। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन। अभी अपन राइट ज्वाइन समझते हैं। ये 2 टेबल है अपने पास ए और बी। अगर आपने राइट ज्वाइन लगाया है टेबल के ऊपर, ओके, तो जो राइट टेबल है उसका डेटा प्लस दोनों के बीच जो कॉमन डेटा है वो आएगा। ओके, अभी अपन समझते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन जो है इसका मतलब दोनों टेबल का सारा डेटा, ए टेबल का डेटा, बी टेबल का डेटा प्लस दोनों के बीच जो कॉमन है वो डेटा भी। ओके, तो अभी अपन एक एग्जांपल लेते हैं ज्वाइन का, ताकि अपने को क्वेरी के थ्रू ज्वाइन अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, तो जैसे सेलेक्ट ई डॉट नेम कोमा एस डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई। यहाँ पर ई जो है वो मैंने एम्प्लॉय टेबल को अलाइस नेम दिया है। ओके, तो अगर आपको एम्प्लॉय टेबल का कोई भी कॉलम एक्सेस करना है तो आप ई डॉट करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ज्वाइन वाला पार्ट, ज्वाइन सैलरी एस। यहाँ पर सैलरी टेबल को मैंने एस अलाइस नेम दिया है, तो अगर आपको सैलरी टेबल का कोई भी कॉलम एक्सेस करना है तो आप एस डॉट करके लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑन ई डॉट ई एम पी आई डी इक्वल टू एस डॉट ई एम पी आई डी। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्पेसिफाई करता है रिलेशन के दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है वो इस टेबल का प्राइमरी की है, और सैलरी टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी फॉरेन की है। ओके, अगर यहाँ आप कोई भी ज्वाइन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो इनर ज्वाइन लेता है। यहाँ पर आप लेफ़्ट और राइट ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ईआर डायग्राम। तो जो ईआर डायग्राम है उसको बोलते हैं अपन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी जो होती है वो कोई भी फिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, तो ईआर डायग्राम जो है वो डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में अपने को रिलेशनशिप बताता है कि एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है। जैसे आप हैं, मैं हूँ, अपन सब लोग एंटिटीज़ हैं, अपन ने सबके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। जो एनिमल्स है उनके भी कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है। तो ये सब हो गई एंटिटी। ईआर डायग्राम के अंदर कुछ नोटेशन यूज किए जाते हैं जिनसे अपन ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अपन 1 बाय 1 कुछ नोटेशन देख लेते हैं। पहला है स्क्वायर बॉक्स। ओके, तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स ये जो है ये बताता है एंटिटी को। ओके, उसके बाद आता है ओवल। तो जो ओवल है वो एट्रीब्यूट बताता है। ओके, उसके बाद आता है डायमंड सिंबल।
जो रिलेशनशिप बताता है। ओके, उसके बाद आता है एरो सिंबल, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, और इसके बाद आता है अगर आपको डबल स्क्वायर बॉक्स मिलता है अगर, तो ये होता है वीक एंटिटी। ओके, और अगर आपको डबल डायमंड सिंबल मिलता है तो ये होता है वीक रिलेशन। ओके, तो अभी अपन एक ईआर डायग्राम का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक एंटिटी है। लाइब्रेरी जो है वो स्टूडेंट्स को बुक इशू करती है। ओके, तो रिलेशन क्या हुआ, इशू बुक्स, और वो स्टूडेंट्स को बुक इशू करती है, तो ये हो गया स्टूडेंट। ओके, तो अभी लाइब्रेरी जो है उसके एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे, तो उसके एट्रीब्यूट होंगे बुक आईडी, वो बुक की आईडी स्टोर करके रखेगी। उसके बाद आएगा स्टूडेंट आईडी, उसने किस स्टूडेंट को बुक इशू की है वो उसकी डिटेल भी रखेगी। पब्लिकेशन आईडी, जिन भी पब्लिकेशन से लाइब्रेरी बुक परचेज करती है, ओके, वो उनकी भी इंफॉर्मेशन रखेगी। ओके, तो ये सब हो गए लाइब्रेरी के एट्रीब्यूट। अभी अपन स्टूडेंट के एट्रीब्यूट देखते हैं। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट होंगे आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। ओके, तो ये अपन ने एक सिंपल ईआर डायग्राम बनाया है। ओके, आई होप आपको ईआर डायग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।